Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with our third chapter. In third chapter, we were studying about the John Stuart Wells. In that, we see the first the introduction. See, John Stuart Mill was born on May 20th, that is 1806 in London. John's father, James Mill, was an ardent farmer and personal friend of जेरमी बेथेनम. उस वक्त का ये फेमस फिलोसोफर था. जॉन फादर क्या चाहते थे कि ही शुड बी अ वेल एडुकेटेड लीडर. तो उसके हिसाब से वो उसको बहुत ज़्यादा एडुकेट कर रहे थे. लाइक ही हैड अ रेगुलर एडुकेशन फ्रॉम ए यंग एज. और उसके ट्यूशन टीचर्स भी कौन थे, ऐसे नॉर्मल नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे. वन ऑफ वॉज हिज फादर एंड सेकेंड वॉज हिज द जेरमी, देन डेविड रिकार्डो, देन क्लासिस्ट जॉर्ज गॉटी. देन उस वजह से क्या हुआ, एट द एज ऑफ 3 ही लर्नड ग्रीक, लैटिन एट 8 एंड he could read Plato's dialogue in the original language before his 10th birthday. See, और जॉन खुद पढ़ता था इतना सब, और फिर जो उसके यंगर भाई बहन सिबलिंग्स उसके भाई बहन थे उनको भी पढ़ाता था. तो जॉन के पापा को क्या लगता था, आज मैं उसको इतना रिगरस पढ़ाई करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको पता चलेगा कि उसके पापा ने कितने एफर्ट्स लिए और उसी एफर्ट्स का नतीजा है कि आज वो इतने से इतना अच्छा है. फिर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन व्हाट ही डिड, he started working with the East India Company and he served in the East India Company for 35 years. Then he became the second member of parliament to call for women's suffrage after Henry Hunt in 1832. And life and work of Mill. John Stuart Mill was the greatest exponent of individual liberty and representative democracy. He was a high priest of individualism, right? उसको ये लिबर्टी, रिप्रेजेंटेटिव, इस पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करता था. स्टुअर्ट वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1806, राइट. उसके पापा उस वक्त एक नोबल थिंकर थे और राइटर थे, तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे. उस हिसाब से उन्होंने उसको सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी थी जॉन को. एट द एज ऑफ 3 ही वुड लर्न द ग्रीक एंड ऑल, और वो एरिस्टोक्रेटिक भी रीड करता था इन ओरिजिनल ग्रीक व्हेन ही वाज 12 years. Then life of J.S. Mill. See, Stuart Mill was born in London. उसके पापा का नाम पता है, और फिर उसको बहुत ज़्यादा एडुकेशन दिया था. वो बड़ा जाके एक इंटेलेक्चुअल बड़े, उसके पापा की ये उम्मीद थी, बट वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा आगे था. एट द एज ऑफ 8 ही वॉज मेकिंग स्ट्राइव टू बिकम फ्लुएंट इन लैटिन एंड ग्रीक एंड बिकेम वेरी वाइड रीडर. ही ऑल्सो बिकेम schooled in the most important economic ideas of the time, such as David Ricardo and Adam Smith. However, his intense study contributed to a nervous breakdown when he was 20. तो फिर वो क्या हो गया, वो मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, राइट. तो इसका ये ब्रेकडाउन कब हुआ, जब उसके इंटरेस्ट बदल गए. अब उसको इंटरेस्ट कितने में था, किस में था, ही स्टार्टेड पोएट्री और माउंटेन्स पे, traveling in the mountains. Then we'll look at his personal life. In 1830 he met Harriet Taylor. फिर वो उसकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बनी और कंपेनियन बनी. बट जब वो हैरियट को मिला तब उसकी शादी हो चुकी थी जॉन के साथ. बट फिर भी वो दोनों बहुत अच्छे रिलेशन में थे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. बट उनका ये ऐसा रिलेशन की वजह से क्या हुआ, बहुत से सोशल सर्कल से भी उनको निकाल दिया गया था. फिर उनके आइडियाज़ वगैरह एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर करते थे. और मिल है ना, टेलर के आइडिया को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देता था. और मिल वॉज ऑफ द ओपिनियन कि वह जॉन मिल वॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दे शुड बी गिवन अ चांस टू वोट ऑल्सो. दिस वॉज अ वेरी radical position for the first part of the 19th century. Mill credited Harriet with influencing many of his work, such as on liberty. Some works such as the subjection of women were mainly written by Taylor, but उसने नाम मिल का दिया उधर.
इन 1851 जब जॉन टेलर की डेथ हुई तो हैरियत ने और जॉन मिल ने शादी कर ली, बट शादी के कुछ साल बाद ही क्या हो गया, हैरियत को ट्यूबरकुलोसिस हो गया और वो मर गई। Now we'll move towards the writing and political career. Mill became well known as a writer, producing many important philosophical and political works. See, Mill क्या हुआ? Mill became a well known writer. Mill एक अच्छा खासा राइटर बन गया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल वर्क करता रहा। He founded the London Review in 1834 and 2 years later bought the Westminster Review, merging the two into an influential London magazine. See, अब मिल एक अच्छा राइटर हो गया और जो एक फिलोसॉफिकल भी हो गया और पॉलिटिकल वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने लंदन रिव्यू किया इन 1834 और 2 साल बाद उसने वेस्टर्न मिनिस्टर्स रिव्यू लाई, जिसमें उसने मर्ज किए लंदन मैगजीन, इन्फ्लुएंशियल लंदन मैगजीन सारे उसने मर्ज किए। ही ऑल्सो अ राइटर फॉर हर्पर्स मैगजीन एंड द फोर्टनाइट रिव्यू। सी, he was also a writer for Harper's Magazine and the Fortnight Review. Despite his radical views, he was invited to stand as an independent candidate for Westminster in 1865. See, despite his radical views, भले उसके व्यूज़ थोड़े अलग थे एंड ऑल, फिर भी उसको इनवाइट किया था टू स्टैंड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे फॉर वेस्टर्न मिनिस्टर इन 1865. He was elected, helped by his strong reputation for being independent and thoughtful. See, वो अच्छे से इलेक्ट होके आया और उसने एक अच्छा खासा उसका रेपुटेशन बन गया था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था और उसके थॉट्स एकदम क्लियर थे, थॉट्स भी बहुत अच्छे थे और बहुत क्लियर थे, तो ये सब लोगों तक अच्छे से पहुंचा था। एट द टाइम द टाइम्स कमेंट्स दैट many of his electors were unlikely to agree with his radical policies but were willing to elect him for his personal qualities. See, that जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और इलेक्टर्स वगैरह आ गए, बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसकी पॉलिसी थोड़ी अलग थी, बट फिर भी लोग उसको विलिंगली इलेक्ट करते थे क्योंकि उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से। पर्सनल क्वालिटीज़ उसमें बहुत अच्छी थी and he was very good by nature. As the elected member for Westminster, he was the first MP to introduce a bill calling for women to be given the vote. See, जब वो एक मेंबर बन के आ गया वेस्टमिनिस्टर का, राइट, पहला वो MP बना, तब उसने क्या किया, उसने एक बिल पास किया। According to that bill, women to be given right to vote. Though he was defeated, he strongly defended his position and it was an important milestone for the suffrage campaign. See, फिर भी वो क्या हो गया, वो डिफिट हो गया, उसका वो थॉट भी डिफिट किया और बहुत स्ट्रांगली वो डिफेंडेड था उस पोजीशन के लिए, बट क्या हुआ, एक आगे एक माइलस्टोन रख दिया उसने एटलीस्ट। Mill also called for the extension of the vote for all adults and the introduction of proportional representation. See, मिल ने क्या बोला, हर अडल्ट को वोट करने का अधिकार रहना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव भी रहना चाहिए। मिल के थॉट्स कितने अच्छे, देखो आज जो अपन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, मिल का भी वही थॉट था, लाइक इट शुड गो ऑन एज पर द डेमोक्रेटिक बेसिस। मिल सॉट टू ऑफर हेल्प फॉर आयरलैंड। सी, मिल ने उस वक्त आयरलैंड को भी बहुत हेल्प की थी। उस वक्त आयरलैंड में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, तो मिल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मिल वॉज ऑल्सो एन अपोनेंट ऑफ स्लेवरी एंड स्पोक अगेंस्ट कॉलोनिज्म इन द वेस्ट इंडीज। सी, मिल वॉज ऑल्सो एन अपोनेंट ऑफ स्लेवरी यानी मजदूरी जिनसे अपन कराते हैं ना, तो मिल क्या था, मिल ये स्लेवरी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था और कॉलोनिज़म भी वेस्टर्न इंडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉलोनिज़म चल रहा था, वो उसके अगेंस्ट भी था। लाइक सी,
कॉलोनिज्म वगैरह, ब्रिटिश ने तो कितने कॉलोनिज्म वगैरह ऑक्यूपाई करके रखे थे, राइट। तो मील के सारे अगेंस्ट थे ये, लाइक मील को मजदूरी कराना, कॉलोनीज बना के रूल करना, ये सब मील को बिल्कुल पसंद नहीं था। इट वॉज अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी। एंड उसने वेस्ट इंडीज़ में क्या थे, बहुत से कॉलोनिज्म वगैरह होते, ही स्पोक अगेंस्ट देम। दिस व्यू contributed to him losing the election in 1868। अब ये उसके व्यू, दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा करने का इरादा था ना उसका, तो क्या है पॉलिटिक्स में, क्या है अच्छा करो तो क्या है अब बुरे बन जाओगे, तो क्या है इसी व्यू की वजह से क्या हो गया, वो इलेक्शन हार गया इन 1868। Although Mill was associated with the Liberal Party, he was more radical than Liberal MPs। See, although क्या है, Mill was associated with the Liberal Party, he was more radical than Liberal MPs। Mill wrote several treatises on the subject of women, such as the subjection of women। See, Mill ने बहुत से treatises लिखे हैं, स्पेशली ऑन वुमेन, सच एज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। वुमेन के ऊपर बहुत से treatises लिखे हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1861। Mill eloquently wrote how the opposition of women was based on the set of prejudice which were severely impending humanity। फिर मिल ने इस पे भी लिखा किस तरह से वुमेन को लोग अपोज करते हैं, इस तरह से कितना असर होता है, और ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। लाइक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्यों बोल रहा है यहाँ पे वो, क्योंकि मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, राइट। सो ये थिंकिंग अबाउट ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। देन मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, वर्क्स ऑफ J.S. Mill। Throughout his life, Mill tried to persuade the British public of the necessity of a scientific approach to understanding schools, political and economic change, while not neglecting the insight of poet and other imaginative writer। See, throughout his life क्या है, Mill tried to persuade the British public। मिल ने क्या किया, ब्रिटिश पब्लिक को परसुएट करने की ट्राई की हर चीज़ के लिए, राइट फॉर द साइंटिफिक अप्रोच, ताकि वो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज कुछ ला सके, वाइल नॉट नेग्लेक्टिंग द इंसाइट ऑफ पोएट एंड द अदर इमेजिनेटिव राइटर। इसके लिए वो अपने पोएट, जो भी पोएट है, राइटर है, उनके पास से एज इन उनको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, उनको भी ध्यान में रख रहा है। फिलोसॉफिकली ही वॉज अ radical empirist who held that all human knowledge, including even mathematics and knowledge, is derived by generalization from sensory experiences। See, अब क्या है, philosophically he was a radical empirist who held that, ये एक radical empirist था जो क्या बोलता है, हर human knowledge right from the mathematics and logic, ये कहाँ से आया है, is derived by generalization from sensory experiment। मतलब ये हर जो भी आया है, मैथ्स, लॉजिक, जो भी आया है, इट केम फ्रॉम सर्टन एक्सपीरियंसेस, राइट। कुछ ना कुछ तो जनरलाइजेशन चला, एक्सपीरियंसेस आ रहा है, और हर कुछ में उसमें कुछ ना कुछ तो सेंस है, ऐसे ही सब कुछ नहीं आया है। ही बिलीव्ड फर्मली दैट देयर इज नो सच थिंग एज इनेटेड आइडल्स, सो सच थिंग्स एज मॉरल परफेक्ट। वो फर्मली बिलीव करता था यहाँ पे, देयर इज नो सच थिंग एज इनेट आइडल्स, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इनेट आइडल्स बोल रहा है, या फिर नो सच थिंग्स एज मॉरल परसेप्ट। देन सिस्टम ऑफ लॉजिक। हिज सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑफ 1843 was an ambitious attempt to give an account not only of logic as the title suggests, but of the method of science and their applicability to social as well as purely natural phenomena। His system of logic of 1843 was an ambiguous attempt। See, ये जो उसने सिस्टम ऑफ लॉजिक किया था ऑफ 1843 was an ambiguous attempt था, ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट था टू गिव एन अकाउंट नॉट ओनली ऑफ लॉजिक as the title suggested, but of the methods of science and their applicability to social as well as purely natural phenomena।
So we are talking about the system of phenomena. The page. See, his system of logic of 1843 was an ambiguous attempt to give an account not only of logic, as the title suggested, but of the method of science and their applicability to social as well as the purely natural phenomena. Mill's concept of logic comprised not only formal logic, what he called the logic of consistency, but also a logic of proof, a logic that would show how evidence tend to prove the conclusion we draw from the evidence. See, कितना होशियार है देखो ये, अभी वो लॉजिक की बात कर रहा है, राइट। जो भी कंसेप्ट रहता था उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहता था, राइट। सिर्फ फॉर्मल लॉजिक नहीं रहता था, राइट। दैट इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब ये ऐसा ही ऐसा नहीं रहता था, उसके अलावा उसके पास प्रॉपर प्रूफ भी रहता था, प्रूफ ऑफ लॉजिक, मतलब प्रूफ। अभी अपन बोलते नहीं है क्या, अच्छा आप इंडियन हो, क्या क्या प्रूफ है आपके पास। अगर मैं पूछूँ, आप मेरे को बोलो कि मैं इंडियन हूँ, तो मैं पूछूँगी आपके पास क्या प्रूफ है। योर आधार कार्ड, राइट, योर पैन कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस एक्ट एज अ प्रूफ। और ये आपको ऐसे ही गवर्नमेंट ने दिया है क्या, नहीं, आपने कुछ ना कुछ तो एविडेंस दिए होंगे गवर्नमेंट को, लाइक योर एड्रेस प्रूफ, कुछ ना कुछ तो प्रूफ दिए होंगे, राइट। तभी गवर्नमेंट ने आपको ये सारी आईडीज़ दी है, बस। तो ये आईडीज़, ये प्रूफ है, और ये सब कुछ क्या है, प्रॉपर लॉजिक के साथ चलता है विथ प्रॉपर एविडेंस। This led him to an analysis of caution and ultimately to the account of inductive reasoning that remains the starting point of most modern discussion on logic. See, अब ये जो क्या था, this led him to an analysis of caution. अब इससे क्या हो गया, हर कोई जो भी एनालिसिस करता था एकदम सोच समझ के करता था। सोच समझ के क्यों, क्योंकि पता है अल्टीमेटली अपने को ये प्रूफ करना है और प्रॉपर लॉजिक के साथ प्रूफ करना है। तो अब क्या चालू हो गया है, अब मॉडर्न थिंक क्या चालू हो गया है, जो भी करो सब प्रॉपर लॉजिक के साथ करो, राइट। लॉजिक के साथ क्यों, अच्छा आप चाय भी बनाते हो, राइट। अब चाय बनाते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना। चाय में क्या है, अब चाय पत्ती डालना एक ये लॉजिकली चीज़ है ना, क्योंकि जब चाय बनाते हो तो टी पाउडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो टी पाउडर डालना ये लॉजिकली सही है, राइट। चाय बनाते हो बोल के आप कॉफ़ी पाउडर डालोगे तो विल इट बी लॉजिकली ट्रू, नो। इफ़ यू पुट कॉफ़ी पाउडर इट वुड बी कॉल्ड एज अ कॉफ़ी। तो अभी क्या हो गया, जो भी करना है यू डू विथ प्रॉपर रीजनिंग, जो भी डिस्कस फिर सब क्या हो गया, सब कुछ लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पे आगे बढ़ने लग गया। एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग एज पर द लॉजिक ओनली। द सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑल्सो अटैच द इंस्टीट्यूशनल फिलोसॉफी। सी, अब ये जो सिस्टम ऑफ लॉजिक आ गया, इसके अंदर क्या है, इंस्टीट्यूशनल फिलोसॉफी भी आ गई। द बिलीव दैट एक्सप्लेन्स रेस्टेड ऑन इल्यूटेटिव कंपेलिंग प्रिंसिपल्स रैदर देन अ जनरल कॉजिंग लॉस। सी, अब ये जो इंस्टीट्यूशनल फिलोसॉफी यानी क्या, इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सर्टन प्रिंसिपल्स है, सिर्फ लॉज नहीं बोले जा रहे हैं, जनरल क्लॉज है, लॉज है, जनरल लॉज है, ये नहीं बोले जा रहे हैं। ये जनरल लॉज क्यों है, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, सारे ये सब कुछ बोला जा रहा है। ऑल्सो अट्रैक्टेड द इंस्टीट्यूशनल फिलोसॉफी ऑफ विलियम वेलहेम। अब इंस्टीट्यूशनल फिलोसॉफी किसकी थी, ये विलियम वेलहेम की थी। दैट वाज इन द ईयर 1794 to 1866 and Sir William Hamilton that was from the year 1788 to 1856 which he saw as bad philosophy। जो जॉन ने क्या बोला है, मिल ने क्या बोला है, ये सारी बैड फिलोसॉफी के नाम पे उसने बोला है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। His principle of political economy of 1848 tried to show that economics was not the dismal science that Thomas Carlyle in 1795 to 1881 and its radical and
literacy criticized had supported, and it became one of the most widely read of all books on economics in the period and dominated economics teaching for decades. See, अभी his principle, अभी उसने एक बुक लिखी, it was the principle of political economy, that was in 1848. उसके अंदर उसने क्या किया, he tried to show that economy was not an dismal science. इकोनॉमी क्या है, ये डिसमल साइंस नहीं है. दैट थॉमस कार्ले 1795-1881 एंड इज रेडिकल लिबर्टी एंड लिटरेसी क्रिटिसाइज हैड सपोर्टेड. अभी जो थॉमस कार्ले ना, इसने क्रिटिसाइज किया था डिसमल साइंस नहीं है बोल के, रेडिकल एंड लिटरेसी थ्योरी नहीं है बोल के उसने क्रिटिसाइज किया था. और फिर वही बुक, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, it became the one of the most widely read book of economics in that period. और उस वक्त की ये सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे इकोनॉमिक्स के लिए, ये जो जॉन मिल ने लिखी थी. और उस वक्त की वो डोमिनेंट इकोनॉमिक टीचिंग बन गया फॉर डेकेड. फिर काफ़ी सालों तक यही इकोनॉमिक टीचिंग बन गया था. वो बुक से ही सारा इकोनॉमिक्स पढ़ाना का काम चालू हो गया था. कितनी अच्छी बुक लगेगी. His early economic policy was generally one of free market with minimal intervention in the economy, and the principle is largely a higher profitant restated of Smith and Ricardo theory of classical capitalist economy. See, his earlier economic philosophy was generally one of free market. उसके पहले की इकोनॉमिक फिलोसफी क्या थी, it was generally on one of the free market with minimal intervention in the economy, or the principle is largely a higher profitant restatement of Smith. और ये जो principle है is largely a highly profitant restatement of Smith and Ricardo theory of classical and capitalist economy. He helped development the idea of economy of scale, opportunity cost and comparative advantage in trade. See, he helped डेवलप द आइडिया. फिर उसने नए नए आइडिया डेवलप करने को भी हेल्प की, विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लाइक द आइडिया ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपेरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड. सी, इन सब पे उसने डेवलप करने के लिए सारे जो इकोनॉमिक थॉट है, ये जो प्रोसेस है, लाइक से दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. कंपेरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इकोनॉमिक्स में. फिर कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंपैरेटिव, इन सब ये सारे कंसेप्ट डेवलपमेंट, ये सारे आइडियाज़ ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये सारे डेवलप करने में किसने हेल्प की, मिल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है. बट इन द प्रिंसिपल्स मिल ऑल्सो मेड द रेडिकल आर्ग्यूमेंट दैट ही शुड सैक्रिफाइस इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट. सी, बट इन द प्रिंसिपल्स, अब उसने प्रिंसिपल्स में ये भी बोल दिया मिल ने कि रेडिकल आर्ग्यूमेंट्स जो भी करना है, ही शुड सैक्रिफाइस द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट. सी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सी हर कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी रहता है. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेंगे अच्छे से तो ही सब कुछ अपना डेवलपमेंट होता है. तो मिल क्या बोलता है, अगर टाइम आया तो यू शुड सैक्रिफाइस योर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट. सी, अगर आपको एनवायरनमेंट बचाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, देन यू शुड डू दैट सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट, एंड शुड लिमिट पॉपुलेशन एज मच टू गिव आवरसेल्फ ब्रीथिंग स्पेस as in order to fend off the risk of starvation for the overburdened poor, and advocates his own idea of an economy of work owned cooperative. See, और उसने बोला कि बाबा जो भी कंट्री में रहते हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, आपका पॉपुलेशन एक लिमिट तक ही रखो. पॉपुलेशन हद से ज़्यादा हो गया तो क्या है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया तो क्या है, एनीवे ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, बहुत सी बीमारी आती है, और क्या है, स्टारवेशन, भूख वगैरह भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बर्डन आता है इकोनॉमी पे और लोग गरीब होंगे. इफ़ पीपल गोज ऑन पुअर क्या है, स्टारवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. और उसने ये आइडिया ऑफ इकोनॉमी क्या है, आप खुद कमाओ, खुद अच्छे से रहो और खुद सबके साथ कोऑपरेटिव करो.
और ये जो ओवरबर्डन पॉपुलेशन ज़्यादा, ये सब उस वक्त मिल ने ये सारे थॉट प्रोसेस सब डेवलप किए थे. We'll stop our lecture here. In next lecture, we'll be studying about the utilitarianism. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@araham.edu.in. Thank you.